हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल के इस विजन आईएएस डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज 5 जून 2025 से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स की न्यूज़ चर्चा में रहे हैं, मैं उनका डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप लोग इसमें जो भी डेटा या फैक्ट्स सामने आएंगे उनको वार नोट्स में क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल कारीगर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ क्या है? उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका में एआई के उपयोग पर विनियमन का मसौदा प्रकाशित किए हैं। क्या है कि उच्चतम न्यायालय की एआई समिति ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग के लिए विनियमन 2026 मसौदा तैयार किया है। भारतीय न्यायपालिका में एआई की को जिम्मेदारी पूर्वक अपनाने के लिए एक रूपरेखा है। ये किन पर लागू होगा? तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों, अधिकरणों जिसको ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है, और भारत में न्यायिक भूमिका निभाने वाले वैधानिक आयोगों के सभी न्यायिक न्याय निर्णय और प्रशासनिक कार्यों पर लागू होंगे। इस मसौदे का मुख्य प्रावधान क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुंच में सुधार करना, न्याय मिलने में देरी को कम करना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना। ये इनका जो मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है कि एआई के उपयोग में मानवीय पक्ष को प्राथमिकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, डेटा की गोपनीयता और भारतीय संविधान की सख्ती से अनुपालन करना, और सभी निर्णयों के लिए न्यायिक अधिकारी पूरी तरह से जवाबदेह रहेंगे। ये टॉपिक है हम लोगों के उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय जो था, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में एआई के उपयोग पर विनियमन का मसौदा प्रकाशित किया है कि न्यायपालिका में एआई का क्या उपयोग हुआ, उनको कैसे एआई के उपयोग में ढाला जाए, उस पर चर्चा किया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए कि एक तो इसका उद्देश्य हो गया कि इसका उद्देश्य क्या है, ताकि न्याय की पहुंच में सुधार किया जा सके, न्याय तक जो भी पहुंच है उसमें सुधार करना, न्याय मिलने में देरी को कम करना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, ये इनका मूल्य उद्देश्य है। ये आपको बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप एज ए फैक्ट के तौर पर लिखेंगे। उसके आगे है अनुमत उपयोग। एआई केवल एक सहायक उपकरण है जिसे प्रशासनिक कार्यों, तिथि निर्धारण, विधिक अनुसंधान, अनुवाद, ट्रांसक्रिप्शन और सेवाओं तक पहुंच सुविधाओं के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि इनमें व्यक्तियों द्वारा सत्यापन अनिवार्य किया गया है। ये पूर्ण प्रतिबंध क्या है कि एआई को न्यायिक निर्णय देने, जमानत देने या व्यक्ति द्वारा पुनः अपराध करने की आशंका का आकलन करने, मानव व्यवहार का पूर्वानुमान करने तथा न्यायाधीशों, वकीलों, याचिकाकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों की निगरानी के लिए उपयोग करना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है इसमें। अच्छा, प्रशासन की बात करते हैं कि एआई को अपनाने, इसके मानकों के निर्धारण और नीति निर्माण को एक अस्थायी राष्ट्रीय शीर्ष निकाय, एक अनुसंधान केंद्र और प्रत्येक उच्च न्यायालय में गठित विशेष एआई समितियों द्वारा विनियमित किया जाएगा। कुछ अनुपालन और निगरानी और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करना। इसमें देखा जाए कि एआई उपकरणों के उपयोग से पहले इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना और वार्षिक आंतरिक ऑडिट तैयार करना अनिवार्य है। डिजिटल समावेशन की बात करें कि एआई टूल सभी के लिए सुलभ होने चाहिए और इनसे डिजिटल डिवाइड नहीं बढ़ना चाहिए। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है और कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये डिवीजन ही आपको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में एआई के उपयोग के क्या उदाहरण है? ये आपको बीपीएससी मेंस में साइंस टेक का जो पोर्शन होते हैं उसमें एआई की भूमिका पूछी जाती है। तो हो सकता है कि ये 70 टू 72 जो बीपीएससी मेंस है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय न्यायपालिका में एआई के क्या उपयोग है। तो इसको आप मेंस के वॉर नोट्स में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंस के वॉर नोट्स में आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि भारतीय न्यायपालिका में एआई के उपयोग के क्या उदाहरण है। जैसे देखा जाए, पहला है यहाँ के कोर्ट रूम ट्रांसक्रिप्शन। एआई आधारित ऑटोमेटिक रिसर्च रिकॉग्निशन न्यायिक कार्यवाही का लगभग रियल टाइम आधार पर ट्रांसक्रिप्शन प्रदान करता है। फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा, बहुभाषी न्याय। एआई आधारित जो सुभाष है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। तीसरा, फाइलिंग और रजिस्ट्री संचालन। मशीन लर्निंग और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर का उपयोग करने वाले एआई टूल्स ई रिफाइलिंग में कमियों का स्वतः पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, विधिक अनुसंधान में भी एआई का यूज किया जाता है। कैसे? LEGRAA दस्तावेजों का विश्लेषण करता है और प्रासंगिक कानूनी संदर्भ निकालता है। सुपेश क्या है? समान मामलों पर पूर्व के निर्णयों की पहचान करता है और मामले के तथ्यों को स्पष्ट करता है। ये जो भी हैं, ये सब भारतीय न्यायपालिका में यूज किए जाने वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं उनकी चर्चा की गई है। अब वॉइस टू टेक्स्ट डिटेक्शन,
ASR श्रुति इन न्यायाधीशों की टिप्पणियों को आदेश और निर्णय तैयार करने में उपयोग के लिए टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। केरल ने, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, केरल ने 5 लाख, नेक्स्ट न्यूज क्या है हम लोग का, केरल ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होने के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर पेश किया है। व्हाइट पेपर, तो यहाँ से एक की पॉइंट होगा, व्हाइट पेपर श्वेत पत्र किसने पेश किया है, तो केरल ने। क्यों पेश किया है, तो 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज होने के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया है। अब केरल के बारे में जाना जाए कि केरल पर 5.07 लाख करोड़ रुपए की बकाया देनदारी यानी कर्ज है। केरल पर कितना कर्ज है, तो 5.07 लाख करोड़ का, जिसका जीडीपी जो है, जो जीडीपी का लगभग 35.5% है। साथ ही वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे प्रतिबद्ध आय उसके राजस्व व्यय का 70% हिस्सा खर्च कर देते हैं। उपयुक्त वजहों से राज्य का पूंजीगत व्यय घटकर जीएसडीपी का केवल 1.3% ही सीमित रह गया है। भारतीय राज्यों पर ऋण संकट, नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार राज्यों का ऋण भारत के कुल सरकारी ऋण का लगभग 1/3 है। भारत का जो कुल सरकारी ऋण है उसमें राज्यों का ऋण कितना है, लगभग 1/3 है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य लगातार राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, उच्च कर्ज स्तर और उच्च ब्याज के भुगतान के बोझ का सामना कर रहे हैं। आरबीआई के अनुसार देखा जाए तो मार्च 2024 तक भारतीय राज्यों को समेकित राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 3.3% तक पहुंच गया है। साथ ही बकाया देनदारियां जीडीपी के लगभग 28% तक पहुंच गई है। राज्यों पर बढ़ते ऋण बोझ के मुख्य कारण क्या है, उन पर जो लगातार जो लोन बढ़ रहे हैं उनके मुख्य कारण क्या है, तो लोक लुभावन घोषणाएं और योजनाएं, प्रतिबद्ध व्यय अधिक होना, राजस्व प्रबंधन की खामियां और कुछ अन्य कारक रहे हैं। ये जो फैक्ट हैं, ये फैक्ट आपको राज्य को लोन से दबे रहने के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ लोक लुभावन घोषणाएं की जाए, जैसे सब्सिडी को लेकर, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और मुफ्त की रेवड़ी पर भारी व्यय जो है वो बजट पर दबाव डालता है। ये प्रतिबद्ध व्यय अधिक होना, वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का 50 से 60% से अधिक व्यय हो जाता है। जैसे पंजाब और केरल में 70 से 80% से भी अधिक है। इस वजह से पूंजीगत निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन कम पड़ जाते हैं। केरल जैसे राज्यों में आबादी में वृद्धजनों का अनुपात 15% से अधिक होने के कारण पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाओं पर व्यय बढ़ता जा रहा है। राजस्व प्रबंधन की खामियां इनमें शामिल है। केंद्रीय जीएसटी हस्तांतरण पर अधिक निर्भरता, स्वयं के कर राजस्व स्रोत में वृद्धि कम होना और कुछ अन्य कारक हैं यहाँ पर। तो जैसा कि ये कुछ कारण हैं जिसके कारण राज्यों पर लोन जो है वो का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और अब इसके लिए क्या किया जाए, सरकार इसके लिए क्या पहल करे ताकि इस लोन से उबरा जा सके, लोन से कुछ राहत मिले। इसके लिए क्या है कि मैक्रो प्रूडेंशियल सीमाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाना, जैसे कि एफआरबीएम के लक्ष्यों का अधिक सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि राज्यों के लिए वास्तविक जीडीपी आकलन के आधार पर ऋण सीमा निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, स्वयं के राजस्व स्रोतों का विस्तार करना चाहिए, स्थानीय कर आधार को बढ़ाना चाहिए, जीएसटी के अनुपालन में सुधार करनी चाहिए और गैर कर राजस्व संग्रह को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिता पब्लिक यूटिलिटी सेवाओं पर शुल्क की समीक्षा, बिजली और जल आपूर्ति जैसी राज्य प्रदत्त सेवाओं पर उचित उपयोगकर्ता शुल्क लगाकर उनके संचालन और रख रखाव की लागत की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार भी किए जाने, जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी मॉडल का उपयोग करके लाभार्थियों को सटीक पहचान करनी चाहिए ताकि बेफिजूल का पैसा किसी भी गैर लाभार्थी को न पहुंच पाए। फर्जी या दोहरी पहचान वाले लाभार्थियों को लाभार्थी सूची से बाहर कर देना चाहिए और योजनाओं के लाभ के वितरण में होने वाली लीकेज को कम करना चाहिए। अब है जलवायु वित्त। भारत में जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर भारत को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, एनर्जी ट्रांजिशन, उत्सर्जन में कमी करने, जलवायु अनुकूलन और सतत विकास के लिए पर्याप्त जलवायु वित्त की क्या है आवश्यकता है। प्रमुख सरकारी पहल क्या है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विधि NAFCC, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण निधि NCEEF, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण PSL रूपरेखा और कुछ अन्य पहले हैं। यानी कि क्लाइमेट फंड, भारत में जो क्लाइमेट फंड के लिए स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए, उत्सर्जन को कमी करने के लिए और जलवायु अनुकूलन और सतत विकास के लिए हमेशा क्लाइमेट फंड की आवश्यकता होती है। अब ये जो क्लाइमेट फंड है, क्लाइमेट फंड
के लिए सरकार क्या की, सरकार की कुछ पहले रही हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि की सरकार ने जो इस NAFCC का जो गठन किया था, इस निधि से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित होने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन कार्यों को सहायता प्रदान की जाती है। और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण निधि क्या है, इसके तहत स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और इनसे संबंधित अनुसंधान और नवाचार को वित्त पोषण और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के तहत क्या है कि हरित परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए लगभग 470 बिलियन के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए गए हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, इसमें हरित जो पर्यावरण अनुकूल के अकॉर्डिंग जो कार्य करते हैं और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना शामिल है। इसमें अन्य पहले क्या है, जलवायु वित्त के लिए क्षेत्रकों का वर्गीकरण, ग्रीन स्टील का वर्गीकरण, RBI के जलवायु वित्त और जलवायु जोखिम प्रबंधन आदि। मुख्य चुनौतियां क्या है, जलवायु वित्त की व्यापक कमी है, और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त संबंधी प्रतिबद्धताएं पर्याप्त नहीं है। एक व्यापक जलवायु वित्त रूपरेखा और हरित कार्यों के स्पष्ट वर्गीकरण का अभाव है। हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश अधिक जोखिम वाला होने और कम लाभ के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित रही है। वित्तीय निर्णयों में देखा जाए तो जलवायु से जुड़े जोखिमों का पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा जाता है। कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं इसमें क्या है कि ग्रीन वॉशिंग जैसे अनैतिक आचरण, कंपनियों द्वारा पर्यावरण अनुकूल होने के झूठे दावे करना को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। ग्रीन वॉशिंग इसमें कंपनियां पर्यावरण अनुकूल का झूठे दावे करती है और राज्य सरकारों द्वारा उधार लेने की सीमित क्षमता और सीमित विकल्प, कुछ चुनौतियां हैं। इसका निष्कर्ष क्या है कि जलवायु वित्त में कमी को दूर करने के लिए भारत को प्रभावी जलवायु वित्त वर्गीकरण, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी को शीघ्र लागू करना चाहिए। हरित वित्त पर RBI के नियमों को सुदृढ़ बनाना चाहिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण PSL, प्रायोरिटी सेक्टर में लोन प्रोवाइड में जलवायु अनुकूलन को शामिल करना चाहिए। राज्यों के लिए विशेष रूप से राज्य जलवायु वित्त सुविधा स्थापित करनी चाहिए तथा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विकल्प का अधिक उपयोग करना चाहिए। भारत की जो क्लाइमेट फंड संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, क्यों कि भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक $162.5 ट्रिलियन की आवश्यकता है। 2030 तक भारत को अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक 162.5 लगभग $2.5 ट्रिलियन की आवश्यकता है। 2070 तक क्या है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए $10.1 ट्रिलियन की आवश्यकता है। और RBI के अनुसार 2030 तक GDP का 2.5% अतिरिक्त वार्षिक हरित निवेश ग्रीन इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। अब विश्व के कुछ प्रमुख जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फंड सिस्टम जो है वो क्या है, हरित जलवायु निधि, वैश्विक जलवायु सुविधा, नया सामूहिक परिमाणिक लक्ष्य और अन्य वित्त पोषण तंत्र। ये जो भी है वो जब ज्योग्राफी में देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें PT के फैक्ट बहुत ही कम है, मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, इसलिए इसको मीन्स के वॉर नोट्स में आप इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बेंगलुरु में कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमति पत्र मिला। बस इतनी याद रखें कि किसको, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बेंगलुरु में, कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल कहाँ है, तो बेंगलुरु में। बस ये की पॉइंट याद रखना है, बाकी इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ सुर्खियों में जो रहे हुए जो शब्द हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये भारत वेनेजुएला संबंध, ये आपको मेंस प्रोस्पेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मेंस के वार नोट्स में आप तैयार कर लेंगे। क्या, तो भारत वेनेजुएला संबंध, भारत वेनेजुएला, अब इनके बीच क्या रहे हैं इनको देख लेते हैं हम लोग। कि भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ के भीतर सहयोग पर जोर देते हुए द्विपक्षीय संबंधों के पूरे परिदृश्य की समीक्षा की है। भारत वेनेजुएला संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितना होता है, 678.94 मिलियन डॉलर 2025-26 के लिए, जिसमें भारत का निर्यात $210 मिलियन का रहा है। और भारत से निर्यात क्या किया जाता है, खनिज ईंधन और तेल, फार्मास्यूटिकल्स, कपास और परमाणु रिएक्टर मशीनरी। लेकिन भारत में जो आयात किया जाता है कच्चा तेल, खनिज, मोम, लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सब्जियां, तांबा, सीसा और जस्ता। ऊर्जा साझेदारी की बात करें तो वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं। वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है और यह मई 2026 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट करेंगे आप लोग।
कि विश्व के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। और यह मई 2026 में, वेनेजुएला तेल के लिए ही जाना जाता है क्योंकि इसके पास तेल के भंडार बहुत ज़्यादा हैं। और यह मई 2026 में देखा जाए तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, यानी वेनेजुएला जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा क्या है? वह तेल आपूर्तिकर्ता, तेल आपूर्तिकर्ता देश बनकर उभरा है। किसके लिए? भारत के लिए। अब सांस्कृतिक और आम लोगों के बीच संबंध, सत्य साई संगठन, ब्रह्म कुमारीज और राधा स्वामी सत्संग जैसे कई आध्यात्मिक संगठनों ने वेनेजुएला में अपने केंद्र स्थापित किए हैं। तो ये दो फैक्ट याद रखना है कि इनके बीच का द्विपक्षीय व्यापार संबंध कैसा है, कितना का रहा है, इसमें भारत कितने का निर्यात किया है, और उसके बाद इसमें ऊर्जा साझेदारी को लेकर कि भारत जो है वो भारत के लिए वेनेजुएला तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बनकर उभरा है। नेक्स्ट है बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री ये क्या है, क्यों चर्चा में? बायोमिमिक्री प्रकृति के सिद्धांतों से सीख लेकर केवल उनकी नकल करने के बजाय इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक प्रभावी ढांचा प्रदान करती है। बायोमिमिक्री है क्या? ये प्रकृति के संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों से सीखने और उनका अनुकरण करके इंसान की समस्याओं का समाधान करने और सतत नवाचारों का विकास करने की क्या है? प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF। ANRF समर्थित एक डिजिटल पोर्टल की घोषणा की गई है। यह पोर्टल देश भर के शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और नवाचार करने वालों के लिए पेटेंट आवेदन में सहायता, ये जो रिसर्च फाउंडेशन है वो पेटेंट में सहायता करते हैं और शोध पत्र लेखन में भी सहायता करते हैं। पेटेंट आवेदन में और शोध पत्र लेखन में इसमें प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं इसके लिए। और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में क्या है? इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 के तहत स्थापित किया गया। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ACRB को ANRF से समाहित कर लिया गया है। इसका कार्य क्या है और ANRF का, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना है कि ANRF है क्या। ANRF एक ऐसा डिजिटल पोर्टल है जिसके तहत पेटेंट आवेदन में सहायता हो या फिर शोध पत्र लेखन में सहायता हो, उसके लिए क्या किया? प्रशिक्षण दी जाती है, प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार। राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए 17 परियोजनाओं या पहलों का चयन किया गया। कितनों को चयन किया गया था? 17 परियोजना या 17 पहलों का चयन किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है कि ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करना और उसे बढ़ावा देना। प्रारंभ किया गया था इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 2003 में इसका प्रारंभ कब किया गया था? ई-गवर्नेंस पुरस्कार को 2003 से क्या किया गया था? 2003 से क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। इसकी पात्रता कौन कौन है? सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र सरकारें, जिले, स्थानीय निकाय, केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी इसके पात्र हैं। इन पुरस्कारों में एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, स्वर्ण पुरस्कार के विजेता के लिए 10 लाख रुपए तथा रजत पुरस्कार विजेता के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि शामिल है। अब देखिए, भारत यूनाइटेड किंगडम क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी GSCD क्या है? भारत और यूके ने क्या किया? क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया है। इसकी घोषणा 2025 में भारत और यूके के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ही की गई थी। मार्च 2026 में हस्ताक्षरित एक अनुसंधान सहयोग समझौते के माध्यम से इसे औपचारिक रूप दिया गया। अब GSCO है क्या? यह टेक्समीन, TTRP, DST, टेक्समीन और IIT धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल है। किसकी पहल है? तो टेक्समीन, IIT धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य है कि विश्व की अति महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए एक डेटा संचालित मंच तैयार करना। नेक्स्ट है आपका क्वांटम सेफ एल्गोरिदम, जिसको C-SAFE भी कहा जाता है। भारत डीप टेक साइबर सुरक्षा कंपनी 42 लैब्स द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित क्वांटम सेफ एल्गोरिदम को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद से भारत की पहली C-SAFE मान्यता प्राप्त हुई है। ये C-SAFE क्या होता है? यह भारत का पहला स्वतंत्र क्रिप्टोग्राफिक मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसे DSCI द्वारा बनाया गया है। DSCI क्या है? नेस्कॉम द्वारा स्थापित एक निजी और गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आपको PT और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। PT और मेंस, इसको दोनों को भी एक कॉमन पॉइंट निकाल लीजिएगा जो दोनों में इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें एक वार नोट्स के फॉर्म में इसको क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है क्या? इसके बारे में कुछ की पॉइंट आप नोट कीजिएगा। जैसे लोक लेखा समिति ने, वो चर्चा में क्यों है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। लोक लेखा समिति ने
ने दिए जा रहे प्रशिक्षण और बाजार में कौशल की मांग, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और बाजार में जो उसकी जो डिमांड है, उनके बीच कुछ मेल नहीं खा रहा, मतलब असंगति को लेकर पीएम कौशल विकास योजना पर सरकार की आलोचना की है। किसने? लोक लेखा समिति। मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो मुख्य जो लक्ष्य थे, जो कौशल को बढ़ावा देना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, लेकिन जो ट्रेनिंग दी जा रही है और जो डिमांड है मार्केट में, वो दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। इसी को लेकर क्या क्या आलोचना की है किसने? लोक लेखा समिति ने सरकार के खिलाफ। अब ये पब्लिक अकाउंट में लोक लेखा समिति क्या चिंता व्यक्त की, उसको देख लेते हैं कि कौशल की मांग और दिए जा रहे प्रशिक्षण में असंगति, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और खुदरा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी रही है। प्रमाणन में कमी, 1.32 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के निर्धारित लक्ष्य के निस्बत केवल 1.10 करोड़ लोगों को ही प्रमाणित किया गया। अब कौशल विकास योजना के बारे में देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक प्रमुख कौशल प्रमाण योजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर रोजगार और आजीविका के अवसर प्राप्त कर सके। इसकी शुरुआत की गई थी आपको 2015 में। किसने शुरुआत की थी? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, और इसकी एजेंसी है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये 3 पॉइंट जो है पीटी प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे हम लोग कि इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई। उसके बाद इसके जो 21 मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो MSDE राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, और इसकी जो एजेंसी है, एजेंसी का नाम क्या है? तो NSDC, दैट मीन्स राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अब सिंधु जल संधि क्यों चर्चा में रही है? पाकिस्तान ने भारत पर सिंधु जल संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है, क्योंकि भारत चिनाब नदी के जल को ब्यास नदी की ओर मोड़ने की योजना बना रहा है। भारत क्या कर रहा है? चिनाब नदी के जल को ब्यास नदी की ओर मोड़ने की योजना बना रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखा जाए तो भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। और सिंधु जल संधि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि है क्या। तो इसका हस्ताक्षर किया गया था 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल का बंटवारा। यह संधि सिंधु घाटी की नदियों के जल के बंटवारे को प्रतिबंधित करती है। ये नदियाँ सतलज, ब्यास और रावी पूर्वी नदियाँ हैं तथा सिंधु, झेलम, चिनाब पश्चिमी नदियाँ हैं। अब सिंधु, झेलम, चिनाब पश्चिमी नदियाँ हैं और सतलज, ब्यास और रावी क्या है? पूर्वी नदियाँ हैं। भारत को पूर्वी नदियों के जल का बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग का अधिकार है। दैट मीन्स पूर्वी नदी, ये जो पूर्वी नदी है, इस पर अधिकार किसका है? भारत का। भारत पर ये 3 नदियाँ जो हैं, सतलज, ब्यास और रावी, इस पर भारत का अधिकार है। और ये पश्चिमी नदियाँ हैं, इस पर किसका अधिकार है? तो पाकिस्तान का अधिकार है। यानी कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि भारत को पूर्वी नदियों के जल का बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग का अधिकार प्राप्त है, जबकि पश्चिमी नदियों के जल का मुख्य रूप से पाकिस्तान को अधिकार है। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों के जल के सीमित उपयोग की अनुमति भी है। अब विवाद समाधान तंत्र की ओर देखते हैं हम लोग कि दोनों देशों के बीच अनसुलझे विवादों को सुलझाने के लिए एक त्रिस्तरीय तंत्र अस्थायी सिंधु आयोग PIC, तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय का भी गठन किया गया है। अब आज का जो हम लोग का जो कंट्री है, जो चर्चा में रहा है, वह है जिम्बाब्वे। अब भारत और जिम्बाब्वे ने प्रथम संयुक्त रक्षा समिति JDC की बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों ने क्या किया है? अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अब जिम्बाब्वे की हम भौगोलिक स्थिति के देख लेते हैं कि ये कहाँ पड़ता है। तो जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये हम लोग का अपना ये क्या है? ये जिम्बाब्वे है, और ये साउथ अफ्रीका का ही पार्ट है। ये पूरा साउथ अफ्रीका का ही पार्ट है, ये जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे क्या है कि ये इसकी सीमाएं दक्षिण अफ्रीका दक्षिण में, इसके दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, जाम्बिया उत्तर में, और मोजाम्बिक उत्तर और उत्तर पूर्व में है। ये देख सकते हैं आप, ये जाम्बिया हुआ, ये बोत्सवाना हुआ, ये मोजाम्बिक हुआ। तो जाम्बिया जो है आपको देख सकते हैं, जाम्बिया उत्तर में है, मोजाम्बिक जो है आपका उत्तर पूरब और उत्तर पूरब में है। तो ये मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक देखा जाए तो अगर इस पूरे मैप को अगर इसमें हम बांटते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट,
तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ये मोजाम्बिक पड़ा, नॉर्थ की ओर क्या है हम लोग का ये जाम्बिया पड़ जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए बोत्सवाना दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, बोत्सवाना जो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच राइज कर रहा है। इसकी कुछ विशेषताएं हम लोग देखते हैं कि यहाँ वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। इसकी प्रमुख नदियाँ क्या हैं, जाम्बेजी, लिम्पोपो, साबी। इसके झीलों की चर्चा करते हैं तो लेक करीबा जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर स्थित है। यह जल की मात्रा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और जलाशय है। कौन सी, तो ये जो झील है करीबा, करीबा झील जो है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। और यह जल की मात्रा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है करीबा, जो कहाँ है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पाए जाते हैं कोयला, क्रोमियम, एस्क, वेनेडियम, लिथियम, ट्रिन, प्लेटिनम और ऊंची चोटी इसका माउंट इनियांगनी है। जिम्बाब्वे की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट इनियांगनी। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे करेंट अफेयर्स के। इसमें जो पीटी फैक्ट्स होंगे उसको आप पीटी वार नोट्स में तैयार करेंगे, और जो मेंस फैक्ट्स होंगे उसको मेंस के वार नोट्स में आपको टॉपिक वाइज उसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज का करेंट अफेयर यहीं लास्ट करते हैं। बाकी नेक्स्ट इसी तरह आपको डेली करेंट अफेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग कंटिन्यूटी बना रखें। चलिए, धन्यवाद।